नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 पार्ट 4 सेक्शन 3.2.4 हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। हम यहाँ देखेंगे कि मेटल्स हमारे किस तरह रिएक्ट करते हैं दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ। एक्टिविटी 3.12 टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। एक हमें साफ तांबे का तार चाहिए, कॉपर वायर चाहिए और एक कील चाहिए लोहे की, आयरन नेल। Put the copper wire in the solution of iron sulfate and iron in the solution of copper sulfate taken in a test tube figure 3.4। तो नीचे होगा फिगर 3.4 और यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें हम आयरन की नेल डाले हैं और ये है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें हमने कॉपर का वायर डाला है। बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा के उसे टेस्ट कर रहे हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट बाद आप अपना ऑब्जर्वेशन नोट करें। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू फाइंड दैट द रिएक्शन हैज़ अकर्ड। तो अब आपको बताना है कि किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन होने का यही आधार होगा कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से द रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस। तो मैंने आपको बताया कि कैसे होगा रिएक्शन। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3.11। तो बेसिकली इन सारे एक्टिविटीज़ में हमने रिएक्टिविटी चेक की है सब मेटल्स की। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस। और इस रिएक्शन के लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। We have seen in the previous section that all metals are not equally reactive। ऊपर के सेक्शंस में हमने देखा है कि सारे मेटल समान रूप से रिएक्टिव नहीं होते। We checked the reactivity of various metal with oxygen। हमने जलाकर देखा था, ये ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी टेस्ट थी। हमने वाटर के साथ टेस्ट देखा, हमने एसिड के साथ टेस्ट देखा। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स। लेकिन सारे मेटल्स सारे रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं किए थे। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इस यही कारण था कि हमने सारे मेटल्स को अरेंज नहीं किया था या फिर हम नहीं कर पाए थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफ़ी मदद करेगा और इससे हम अपने मेटल्स को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज भी कर पाएंगे। It is simple and easy if metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B। ये काफ़ी आसान है। अगर कोई मेटल A मेटल B को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है तो मेटल A मेटल B से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ इसे जनरल फॉर्म में लिखा गया है, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। अगर ऐसा होता है तो मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से। विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 3.12। तो एक्टिविटी 3.12 करने के बाद आप पाएंगे कि कॉपर सल्फेट का जो ये ब्लू कलर है वो कुछ देर बाद गायब हो जाएगा और ये वाइट हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा आयरन सल्फेट और इस टेस्ट ट्यूब के नीचे मिलेंगे आपको कॉपर के डिपॉजिट्स। ये दिखाता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनाया जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिससे हम कह सकते हैं कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब आगे देखते हैं सेक्शन 3.2.5 द रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ इसे रेड में ऐसे ब्रैकेट करके रखा है, इसे आप याद कर लें, ज़रूर याद कर लें। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ये इन्हें इनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी के हिसाब से लिखा गया है। KNaCAMgAlZNFe PbHCuHgAgAu। आप इस तरह इसे रट लें साधारण शब्दों में कहें तो। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटी 1.9 एंड 3.12 द फॉलोइंग सीरीज टेबल 3.2 नोन एज रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज बीन डेवलप्ड। तो ऊपर की सारी रिएक्टिविटी को करने के बाद बनाने वाले ने ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। टेबल 3.12 एक्टिविटी सीरीज रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल। ये रिलेटिव रिएक्टिविटी है, कहने का मतलब सोडियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, सोडियम से कम रिएक्टिव है कैल्शियम, कैल्शियम से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम। इस तरह इनकी रिएक्टिविटी घटते जा रही है और सबसे कम रिएक्टिव है हमारा गोल्ड, ये बहुत ही कम रिएक्ट करता है। उसके बाद सिल्वर रिएक्टिव है, उसके बाद मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी के और ये रिलेटिव रिएक्टिविटी है एक दूसरे के कंपेरिजन में। तो अब आ गया है क्वेश्चंस जिन्हें हम अलग से वीडियो बनाकर कवर करेंगे। और यहाँ है सेक्शन 3.3 हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट।
मेटल्स और नॉन मेटल किस तरह रिएक्ट करते हैं। इन द अबव एक्टिविटी यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। ऊपर की एक्टिविटी में हमने मेटल को बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट कराया, जैसे कि ऑक्सीजन से, एसिड से, वाटर से। वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर। तो मेटल इस तरह रिएक्ट क्यों करते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9। क्लास 9 में हमने मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा था, आप उसे याद करें। We learned that noble gases which have completely filled valence shell show little chemical activity। हमने पढ़ा था कि जो नोबल गैस होते हैं जिनका वैलेंस सेल पूरी तरह भरा होता है वो बहुत कम केमिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, वो बहुत कम चीज़ों से रिएक्ट करते हैं, लगभग ना के बराबर रिएक्ट करते हैं। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। इसीलिए हम रिएक्टिविटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हर मेटल चाहता है अपना वैलेंस सेल पूरा करना और एक कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल बनाना। कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल दो ही केस में बन सकता है, या तो कोई मेटल अपना ड्यूप्लेट पूरा कर ले, मतलब उसके वैलेंस सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कोई मेटल अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। Let us have a look at the electronic configuration of noble gas and some metals and non-metals। अब हम कुछ नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे और कुछ मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कुछ नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि नीचे दे रखे हैं। We can see from table 3.3 that a sodium metal has 1 electron in its outermost cell। तो टेबल 3.3 हमारा यहाँ है और सोडियम मेटल ये रहा, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसके आउटर मोस्ट सेल में M में देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है। If it loses the electron from M shell, then its L shell now become the outermost cell and that has a stable octet। अगर ये सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन कहीं लूज कर जाए, किसी को दे दे, तो इसका M सेल खाली हो जाएगा और आउटर मोस्ट सेल बन जाएगा L सेल। चूंकि M सेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, अब L सेल के पास पूरा का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम मेटल अब स्टेबल हो जाएगा अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो। द न्यूक्लियस ऑफ एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन्स। हम जानते हैं कि किसी भी मेटल का जो एटॉमिक नंबर होता है उसी के बराबर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उसी के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हमारा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब कि उसमें नेगेटिव चार्ज की कमी आएगी और वहां रह जाएंगे 11 प्रोटॉन्स, 11 पॉजिटिव चार्ज आयंस और 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 नेगेटिव चार्ज आयंस। तो अगर ओवरऑल हम कंपेयर करें तो सोडियम पर पूरा का पूरा एक प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है। In the nucleus of this atom still has 11 protons but the number of electrons has become 10, so there is a net positive charge giving us the sodium cation Na+। तो यही कारण था कि Na+ बना हमारा। On the other hand chlorine has 17 electrons in its outermost shell। अब यहाँ क्लोरीन की बात हो रही है जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन यहाँ दिया होगा शायद, हाँ ये देखिए क्लोरीन है। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, इस क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 रास्ते थे। पहला, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता। तो अब क्लोरीन के लिए कौन सा काम आसान होगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो साधारण सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ही इसके लिए आसान होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 बना लेगा तो M सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जिसके कारण वो क्लोरीन हमारा स्टेबल हो जाएगा। और ये मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है KLMN सेल का ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे अंदर वाले सेल को K बोलते हैं, उसके बाद वाले को L, उसके बाद वाले को M और उसके बाद वाले को N। इस K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 18। ये 2n² से बनता है। ये किस तरह इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ऊपर लिखा था कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि 2 रास्ते थे, तो ये आसान रास्ता था, इसलिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अगर हमारा सोडियम और क्लोरीन अगर रिएक्ट करे तो भाई रिएक्ट क्यों करे वो बताया गया है कि द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। अब Na चूंकि Na+ बनाता है, सोडियम हमारा 11 था, उसके लिए आसान काम था कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे।
अब यहाँ देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, इसलिए ये आपस में क्लोज करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का फायदा है। सोडियम का फायदा है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में और क्लोरीन का फायदा है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में, और ये एक बड़ा ही स्टेबल कंपाउंड बनाएगा NaCl, जो आप सब लोग जानते हैं। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पाने के बाद क्लोरीन के पास एक नेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और सोडियम चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके पास एक नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसीलिए होता है Na+ और Cl-। Because its nucleus has 17 protons and there are 18 electrons in KLm cells, तो इसके पास कुल 17 प्रोटॉन्स थे और इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, इसलिए इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। This gives us the chlorine Cl-, so both these elements can have a give and take relationship between them as follows। तो इसीलिए ये दोनों रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से बेनिफिट हो रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि N ने एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से लूज किया, ये इनके सेल्स के नंबर हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन थे किस सेल में। पहला सेल K होता है बाय डिफॉल्ट, दूसरा सेल L, तीसरा सेल M और चौथा सेल N। अगर ना लिखा रहे तो आप समझ जाएं। यहाँ पे सोडियम कैटायन बनाया, पॉजिटिव चार्ज आयन। यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने जो लूज किया उसको गेन करा, तो यहाँ पे Cl- बनाया 288, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाया और बनाया क्लोराइड एनायन। यहाँ पे देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है NaCl का। अब आगे देखते हैं। Sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction to exist as sodium chloride NaCl। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव है, Cl- है। आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों अट्रैक्ट करके एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जुड़े रहेंगे और बनाएंगे NaCl। It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregate of opposite charged ions। ये याद रखने वाली बात है कि सोडियम क्लोराइड कभी भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा आपस में टाइटली पैक्ड आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। यही कारण है कि जब आप पानी में मिलाते हो NaCl को तो टूट जाता है वो Na+ और Cl- आयन में। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड देखा, आगे हम मैग्नीशियम क्लोराइड देखते हैं। यहाँ पे Mg है, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, बनाया Mg2+। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ये बनाया मैग्नीशियम कैटायन। यहाँ क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बनाया एक क्लोरीन- आयन। और ये मैग्नीशियम जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रखा है और बना रखा है MgCl2। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये कंपाउंड बनेगा। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, जैसे कि NaCl बना, MgCl2 बना, तो इन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में बनता है। कैन यू नेम द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन MgCl2। कैटायंस जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो कैटायन है, जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो एनायन है। यहाँ पे कैटायन है मैग्नीशियम, एनायन है क्लोरीन का। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे 3.3.1 प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज दिव्यम सिंह साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।